प्योर सब्सटेंस को मैं डिफाइन कर रहा हूं. A substance is said to be a pure substance if it is of homogeneous chemical composition throughout. इसका क्या मतलब है, कैसे इसको समझ सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखने की कोशिश करें. जैसे मान लो if O2 and N2 gaseous mixture, O2 और N2 का gaseous mixture प्रेजेंट है, पहला एग्जांपल. तो अगर ये गैसियस मिक्सचर प्रेजेंट है किसी कंटेनर में, तो गैसेस तो डिफ्यूज इनटू ईच अदर. सो इफ यू हैव टेकन सैंपल समवेयर, मान लो यहाँ सैंपल लिया एंड यू हैव आइडेंटिफाइड 50% O2 है, 50% N2, जो भी आपने निकाला बाय वॉल्यूम या बाय मास, ये परसेंटेज निकला. सो इफ यू टेक अ सैंपल एनीवेयर एल्स, अगर कहीं और सैंपल लो तो भी आपको ये मिलेगा कि 50% O2 और 50% N2. होमोजेनस केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट का मतलब क्या है, कहीं भी सैंपल कंसीडर करोगे तो जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो सेम मिलना चाहिए. अगर ऐसा है वी विल कॉल दैट सब्सटेंस एज प्योर सब्सटेंस. देखो प्योर सब्सटेंस एक कांसेप्ट है. इसका मतलब है आई एम ट्रीटिंग दिस सब्सटेंस और द मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंस एज वन कंपोनेंट एंड स्टडी. प्योर सब्सटेंस अगर मैं किसी को कहता हूं तो उसको एक केमिकल कंपोनेंट मान के पढ़ता हूं, हो या ना हो ये जरूरी नहीं. जैसे एयर है, एयर को जब आप पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो, PV = mRT. एक इक्वेशन लिखते हो ना, एक R लिखते हो. क्यों पढ़ पाते हो ऐसे? बिकॉज द मिक्सचर इज केमिकली होमोजेनस, सो वी कैन कंसीडर इट एज वन कंपोनेंट एंड स्टडी. तो प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब ये होता है अगर आप किसी को एक कंपोनेंट मान के पढ़ सकते हो तो उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हो. तो जब एक कंपोनेंट होगा वो तो प्योर सब्सटेंस होगा ही ना फिर. इसलिए whenever there is a single chemical component, it is always a pure substance. So here O2 and N2 gaseous mixture है, we can consider it as pure substance. Yes, homogeneous chemical composition. अब मुझे बताओ water और water vapor, तो ये pure substance है. मैंने बोला ना एक chemical compound तो हमेशा pure substance होता है, क्योंकि उसको तो एक component की तरह ट्रीट कर ही सकते हो ना, क्योंकि वो एक है ही. You have to think when there is a mixture, so it is a pure substance. If you want to fit in this definition, you can take any region. आपने यहां से एक सैंपल लिया, केमिकल कंपाउंड इज 100% H2O. You took a sample from here, you will get 100% H2O. भाई फेस से थोड़ी फर्क पड़ेगा, केमिकल कंपोजिशन से होना चाहिए. एक और एग्जांपल, मस्टर्ड ऑयल प्लस वाटर. देखिए mixture of mustard and water cannot be considered as one component study, क्योंकि ये molecular level पे mix ही नहीं होते. आप देखोगे किसकी डेंसिटी ज्यादा है, वाटर की. वाटर भारी होता है, नीचे बैठ जाएगा, and mustard oil will float over. So this is mustard oil and here if you take a sample you will get water. इसीलिए कभी mustard oil और water के mixture को एक component मान के नहीं पढ़ा जा सकता, अलग अलग behavior कंटिन्यू रखेंगे. This is not a pure substance, pure substance नहीं है. फोर्थ, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर. इथाइल अल्कोहल अगर किसी को नहीं पता, कोई इतना मासूम बच गया है, कॉलेज भी निकल गया और वो उसकी मासूमियत अभी तक कायम है, मैं उसको बता दूं इथाइल अल्कोहल इज द अल्कोहल व्हिच द पीपल यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस और स्टरलाइजेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है. तो इथाइल अल्कोहल इट इज मिक्स्ड विद वाटर. तो अगर मान लो एक कंटेनर में आपने कुछ अल्कोहल मिक्स किया और वाटर मिक्स किया, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप कहीं से सैंपल कंसीडर करो सो देयर इज ओनली अल्कोहल एंड समवेयर देयर इज ओनली वाटर. इफ यू अलाउ द सिस्टम टू अटेन इक्विलिब्रियम, अगर आप इक्विलिब्रियम अटेन करना अलाउ करो तो होमोजेनस मिक्सचर रहेगा. तो ऐसी सिचुएशंस में अगर आप समझोगे तो देखो बॉइलिंग टेम्परेचर क्यों होता है. जैसे वाटर अगर है तो H2O और H2O के बीच के बॉन्ड है, so you need a certain amount of energy to break this bond, so there will be a different boiling temperature. Only ethyl alcohol is there, so there are bonds between C2H5OH and C2H5OH, so you need a certain energy to break these bonds, different boiling temperatures. अल्कोहल और वाटर मिक्स कर दिए, H2O और C2H5OH के बीच में बॉन्ड है. So these are third type of the bonds.
You need entirely different energy to break these bonds. So boiling temperature of this mixture can be entirely different from the individual constituents. ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट से अलग हो सकती है, यानी ये खुद में एक कंपोनेंट की तरह बिहेव करने लग जाएगा. So whenever this mixture is present, which is chemically homogeneous, you can consider it as a different chemical component and study. So we can consider it as one component that is pure substance. Fifth example है, इसको आप सोच के बताइएगा, इसको नोट भी करिए. Gaseous air प्लस लिक्विड एयर प्योर सब्सटेंस है या नहीं है? तो क्यों, नहीं है तो क्यों? सोचिए. देखिए, बात लिक्विड और गैसियस फेज की नहीं है. अगर उसी में प्रॉब्लम होती तो फिर ये भी नहीं होता. बात यह है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. सो व्हेन यू हैव ओनली गैसियस एयर, ऑल द कंपोनेंट्स आर होमोजेनियसली मिक्स्ड, तो गैसियस एयर इज अ प्योर सब्सटेंस. गैसियस एयर को प्योर सब्सटेंस मान के हम पढ़ सकते हैं, एक कंपोनेंट मान के पढ़ सकते हैं, ठीक है. लेकिन जब हम यहां पढ़ते हैं गैसियस एयर प्लस लिक्विड एयर, तो गैसियस एयर और लिक्विड एयर का मिक्सचर का मतलब है कि यू हैव ब्रॉट द टेम्परेचर टू सच अ पॉइंट दैट सम ऑफ द गैसेस इन द एयर हैव लिक्विफाइड. एयर में कुछ गैसेस लिक्विफाई हो गई. अभी एक गैस नहीं है जिसका लिक्विड भी है और वेपर भी है. देयर आर मेनी गैसेस. सो व्हेन देयर आर मेनी गैसेस, तो कंडीशंस कुछ ऐसी होगी कि अगर सपोज ये पिस्टन सिलेंडर एक अरेंजमेंट है और देयर इज लिक्विफाइड गैसेस आल्सो प्रेजेंट, तो जो सबसे पहले लिक्विड बनता है, द सब्सटेंस व्हिच विल बिकम लिक्विड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, जैसे वाटर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है तो वो बहुत जल्दी लिक्विड बन जाएगा. थोड़ा सा ठंडा करोगे तो लिक्विड बन जाएगा. इट्स परसेंटेज इन द लिक्विड फेज विल बी हायर देन द परसेंटेज इन द वेपर फेज. जो वेपर वाला मिक्सचर है उसमें वाटर वेपर का परसेंटेज देखोगे तो वो कम मिलेगा आपको, क्योंकि वो तो लिक्विफाइड कर चुका है. और लिक्विड्स में उसका परसेंटेज देखोगे तो वाटर वेपर का परसेंटेज ज्यादा होगा, क्योंकि वाटर सबसे पहले लिक्विफाई कर जाता है. तो अगर गैसियस एयर और लिक्विड एयर का मिक्सचर है तो फिर वाटर पहले लिक्विफाई कर जाएगा, उसका परसेंटेज लिक्विड में बहुत ज्यादा होगा. सपोज मान लो उसके बाद O2 हुई, तो अगर O2 लिक्विफाई हुई इसके बाद, तो फिर O2 का वेपर परसेंटेज कम होने लग जाएगा और लिक्विड में परसेंटेज बढ़ने लग जाएगा. सो किसी गैस का लिक्विड में परसेंटेज अलग हो जाएगा, द सेम गैस विल हैव अ डिफरेंट परसेंटेज इन द वेपर फॉर्म. तो केमिकली होमोजेनस कंपोजिशन नहीं बचेगी. एक सिंपल वर्ड्स में भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक कंपोनेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलग अलग बिहेवियर शुरू हो गया ना. भाई जब करप्शन के अगेंस्ट आंदोलन शुरू हुआ था तो टीम अन्ना बोलते थे, तो हम एक यूनिट देखते थे. लेकिन जब सबका बिहेवियर अलग अलग स्टार्ट हुआ तो अब हम एक कंपोनेंट मान के उसको नहीं समझ सकते. तो एक कंपोनेंट मान के तो तभी तक समझ सकते हैं जब तक इंडिविजुअल बिहेवियर उसमें ना प्रोमिनेंट हो जाए. इसीलिए जब आरएसी पढ़ोगे तो आरएसी पढ़ते टाइम आप बोलोगे कि जो मॉइस्ट एयर है, एक तो मॉइस्ट एयर बोलने लगोगे, क्योंकि वाटर वेपर कंडेंस करने लगेगा, ऐसी प्रोसेस होगी. तो वाटर वेपर को बाकी O2 और N2 के करस्पॉन्डिंग थोड़ी पढ़ पाओगे. फिर एयर को दो कंपोनेंट मान के पढ़ना पड़ेगा. जो कंडेंस हो रहा है वो अलग और जो कंडेंस नहीं हो रहा है वो अलग. यानी हमारी स्टडी पे डिपेंड करता है कि हम कैसी स्टडी कर रहे हैं. तो गैसियस एयर और लिक्विड एयर, क्योंकि एयर एक कंपोनेंट नहीं है, मिक्सचर है, बिहेवियर अलग अलग स्टार्ट हो जाता है. It does not behave as pure substance when the liquefaction starts.